एक अंधेरी बारिश वाली रात में इजिकाता सुनसान सड़कों पर गाड़ी चला रही होती है जब वह सड़क के बीचों बीच एक आदमी को लेटे हुए देखती है। चिंतित होकर वह उसकी मदद के लिए दौड़ती है, पाती है कि वह आदमी अपने सीने को पकड़कर तड़प रहा है। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद वह आदमी अचानक दर्द से चीखता है और चुप हो जाता है। हैरान इजिकाता पलटकर देखती है कि आदमी की आकृति उसके पीछे एक रहस्यमय बैंगनी चमक में छिपी हुई है। अगली सुबह एक स्कूल लड़की का शव पाया जाता है जो पहले के शिकार की मौत जैसी ही है। पुराना डॉक्टर पुष्टि करता है कि यह एक सीरियल किलर का काम है। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती है क्योंकि एक और लड़की गायब हो जाती है। रूमी के गायब होने के बाद सार्वजनिक विरोध बढ़ता है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि यह पता चलता है कि घोड़ू को अन्य मामलों में दखल देने के कारण स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वह अनसुलझे मामलों की विशेष जांच इकाई का हिस्सा है। साथ में ईशिया उटेरो भी है। घोड़ू के पहले दिन वह एशिया को नजरअंदाज करता है और डेस्क पर सोता है जब तक कि चीफ उसे अपने केबिन में नहीं बुलाता। एशिया घोड़ू की साहसिकता से प्रभावित होती है। इस बीच मेज विश्वविद्यालय में हरुका एक चिंतित दोस्त से मिलती है जो दावा करता है कि उसने एक भूत देखा है और किसी नामी मिकी ने उसे हरुका से सलाह लेने को कहा है। हरुका फिल्म क्लब के कमरे में जाती है जहां याकुमो अकेला होता है। वहां वह फ्रिज से अपनी चीजें निकालती है जिससे याकुमो के साथ एक बहस होती है। ये खुलासा होता है कि हरुका अब क्लब की एक आधिकारिक सदस्य बन चुकी है जिसे याकुमो की तरह सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। याकुमो यह नोटिस करता है कि हरुका उसे उसके नाम से पुकारती है, न कि अधिक औपचारिक या किमासु से, क्योंकि उनकी उम्र समान है। वह उसे इस बदलाव के बारे में यकीन दिलाती है, लेकिन इससे पहले कि वे और बात कर पाती, खोड़ू आ जाता है और याकुमो को बुलाता है। याकुमो हरुका से पहले की योजना का दावा करते हुए समय और अधिक रुकने की कोशिश करता है, लेकिन हरुका अपने दोस्त की घटना की जांच करने के लिए अकेले निकल जाती है। खोड़ू याकुमो को चीफ के घर ले जाता है जहां उसे इचिकाता, एक पत्रकार, और एंडो, एक आदमी जो ड्रग ओवरडोज का शिकार हुआ है, के मामले की जानकारी दी जाती है। जब अकुमो घर में प्रवेश करते हैं तो वे हिजिकाता को बिस्तर पर पड़े हुए पाते हैं। वह पीली और कमजोर नजर आ रही होती है, लेकिन अचानक वह उठकर बैठ जाती है, आक्रामक व्यवहार दिखाते हुए घोड़ू से पीछे हटने की चेतावनी देती है। याकुमो को एंडो की आत्मा हिजिकाता के ऊपर मंडराती हुई महसूस होती है और वह घोड़ू को सूचित करता है। वह बताता है कि एंडो हिजिकाता को अपने कब्जे में ले चुका है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। कैसे आगे बढ़ना है यह निश्चित नहीं होने पर वे पहले एंडो के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए वे डरावने डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वह फाइलें प्राप्त कर सके। वहां डॉक्टर याकुमो को देखकर चौंक जाता है। वह उसे स्वागत करता है और मृत्यु और मानव आत्माओं के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन घोड़ू किसी भी तरह से विषय को तोड़ देता है। फाइलें प्राप्त करने के बाद घोड़ू इशिया को आदेश देता है कि वह एंडो के शव पर जो चीजें थीं उन्हें ढूंढे। इस प्रकार जब इशिया बाहर जाता है तो घोड़ू और याकुमो फाइलों की जांच करते हैं। वहीं इंतजार करते हुए याकुमो का कहना है कि इशिया के घोड़ू के प्रति कोई भावनाएं हैं जो सम्मान और प्रशंसा से कहीं अधिक हैं। यह सुनकर घोड़ू थोड़ा चिढ़ जाता है और तभी ईशिया आखिरकार आता है। हालांकि अब घोड़ू को ईशिया की नीयत पर संदेह होने लगता है। वे सभी फिर भी सामान की जांच करते हैं और याकुमो एक किताब में एक तस्वीर पाता है। यह तस्वीर याका की है, वही भूत जो हरुका ने नदी में देखा था। इसके साथ ही ईशिया को एक चाबी की जांच करने का आदेश दिया जाता है, जबकि घोड़ू और याकुमो इस तस्वीर में दूसरी चाबी की जांच करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार वे एक क्लिनिक में जाते हैं ताकि तस्वीर की जांच की जा सके। यह संयोग है कि हरुका भी वहीं भर्ती थी जब उसे किसी ने नदी में डूबते हुए पाया था। याकुमो एक जासूस के रूप में डॉक्टरी भूमिका निभाता है, लेकिन डॉक्टर उसे पहचान लेता है। वह याकुमो की मां के बारे में सवाल करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वह 10 साल से लापता क्यों है। एक फ्लैशबैक में यह खुलासा होता है कि एक रात याकुमो की मां ने उसे मारने के लिए गला घोंटने की कोशिश की थी। यह रात एक लाल गहना भी उनके पास था जो अब याकुमो के पास है। उस रात याकुमो ने किसी तरह से उसे अपनी मां से छीन लिया था। उसने पूछा, जब उसकी मां ने देखा कि उसके नवजात बेटे की आंखें लाल थीं तो उनका क्या रिएक्शन था। डॉक्टर संकोच करता है, लेकिन याकुमो के लगातार पूछने पर वह बताता है कि उसकी मां बिल्कुल डर गई थी। यह सुनकर याकुमो बेहद दुखी हो जाता है और कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर हरुका जागकर और बातचीत सुनकर खड़ी होती है। फिर भी याकुमो उसे नजरअंदाज करता है और नदी की तरफ चल देता है। वह पानी में घुटते हुए गुस्से में आकर लाल गहने को फेंकने का निर्णय लेता है। जब वह इसे फेंकने ही वाला होता है तभी हरुका आकर उसे रुकने का इशारा करती है। वह कहती है कि उसे इसे नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि यह उसकी मां की अकेली चीज थी, लेकिन याकुमो उसे धक्का देकर हटा देता है। वह हरुका से पूछता है कि उसे उसके बारे में क्या पता है। हरुका गिरते हुए कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। याकुमो हमेशा अकेला रहता है, अपनी सभी समस्याओं को चुपचाप ढोता है, लेकिन वह उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद वह याकुमो से कहती है कि उसे अपनी मां का गहना नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि भले ही उसकी मां के पास अपनी वजहें हों, वह फिर भी उसकी मां थी। हरुका के ये शब्द याकुमो को अपना निर्णय बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए वह हरुका से माफी मांगते हुए उसे वह गहना रखने के लिए देते हैं। यह बिटर स्वीट पल साझा करते उन्हें एक सुनहरा जोड़ा देख रहा है। आदमी कहता है कि सच जानने के बावजूद याकुमो अब भी अंधकार का प्रतिरोध करता है, लेकिन यह सब जीवन का हिस्सा है। अंततः वह भी गर्त में
गिर जाएगा, हमेशा के लिए रात में समा जाएगा जैसे उसकी माँ हुई थी। इसके अलावा आदमी महिला से कहता है कि वह उन्हें सूचित करे कि उसने अपनी बेटी की आत्मा के लिए एक आदर्श शरीर ढूंढ लिया है और वह हरुका की तरफ देखता है। फिर भी अब जब याकुमो अपने जज्बातों पर काबू पा चुका है, हरुका उसे अपनी आपबीती बताती है। वह अपनी दोस्त मियुको के बारे में याद करती है जो एक भूत से टकरा गई थी और उसे उसी स्थान पर ले जाती। वहां घोड़ू भी दौड़ता हुआ आता है। इस बीच याकुमो जांच करता है। घोड़ू उससे पूछता है कि क्या हुआ और हरुका उसे बताती है। यह सुनकर वह बस इतना कहता है, ऐसी बातें अब याकुमो से ही पूछना। इसके बाद वह याकुमो के पास जाती है जो उसे वही बातें कहता है। इतना ही नहीं बल्कि वह भूत को भी देखता है। इसके बाद वे फिर से क्लिनिक की ओर रवाना होते हैं। वहां याकुमो सच्चाई को स्वीकार करते हुए माफी मांगता है कि उसने पुलिस वाले जैसा व्यवहार किया। तब डोडो हिजिकाता की स्थिति के बारे में बताते हैं। जाहिर है एंडो किनोशिता का जूनियर था और दोनों में गहरी दोस्ती थी। उनके अनुसार जब उनकी बेटी याका की मृत्यु हो गई तब एंडो ने उसकी यादों को संजोने के लिए उसकी एक तस्वीर मांगी थी जो कुछ अजीब व्यवहार जैसा प्रतीत हुआ। फिर भी किनोशिता ने उसे वही तस्वीर दी जो कोडू ने खोजी थी। जब किनोशिता अपनी बात समाप्त करता है, याकुमो घोषणा करता है कि उसने अभी अभी याका के भूत से मुलाकात की। वह कहता है कि उसका भूत उस जगह पर लटका हुआ है जहां उसकी मौत हुई थी और जो भी वहां से गुजरता है उसे रुकने का आदेश देता है। याकुमो किनोशिता से पूछता है कि वह क्यों ऐसा करेगा, तो वह यह कहते हुए इनकार कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि याकुमो दबाव डालते हुए पूछता है, क्या किनोशिता अपनी बेटी को वापस जीवन में लाना चाहता है। इसके जवाब में किनोशिता कहता है कि अगर ऐसा हो सके तो यह उसकी ख्वाहिश होगी। इस पर वे सभी वहां से निकलते हैं और अगली चाबी के सुराग की तलाश करने का निर्णय लेते हैं। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं तो अकुमो दीवारों पर ही 3 अंकित देखता है। यह देखकर उसे एहसास होता है कि यह वही अक्षर है जो चाबी पर था। इसके बाद गोडू और याकुमो तय करते हैं कि वे 5वें स्थान पर जांच करने जाएंगे। जब वे एक शेड में प्रवेश करते हैं तो वे धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। वहां उन्हें एक इंसान की मौजूदगी महसूस होती है और वे अपनी हथियारों से तैयार हो जाते हैं। हालांकि जो उन्हें मिलता है वह रूमी है जो हाल ही में लापता होने की रिपोर्ट में थी। ये खबर सार्वजनिक हो चुकी है और रूमी ने अपनी फैमिली को एक बयान में लिखा था। न सिर्फ यह बल्कि उन सभी लड़कियों की चीजें भी शेड में पाई जाती हैं जिनकी हत्या की गई थी, जिससे यह साबित होता है कि एंडो इस घटना के पीछे सीरियल किलर था। अगले दिन पुराने डॉक्टर कजाकुमो याकुमो को अपने ऑफिस बुलाते हैं और हाल ही में मारे गए लड़कियों की अभिव्यक्तियों को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अपने लंबे जीवन में इतने सारे मामले देखने के बाद उन्होंने कभी मृतकों के चेहरे पर इतनी शांति की अभिव्यक्ति नहीं देखी और याकुमो से पूछते हैं कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर गोडू जो याकुमो के साथ है और एक तस्वीर देखता है। यह एक तस्वीर है जिसमें किनोशिता के साथ एक सुनहरे बालों वाला आदमी खड़ा है। यह देखकर याकुमो चकित हो जाता है। इस बीच रुका क्लिनिक की ओर जाती है। वहां पहुंचने के बाद वह जो चढ़ावे लेकर आई थी उन्हें किनोशिता को देती है, लेकिन दूसरी ओर वह कुछ अजीब व्यवहार कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे हरुका से मिलना था। यह सुनकर हरुका भ्रमित हो जाती है, लेकिन किनोशिता अपनी बात स्पष्ट करता है। कहता है कि उसे बताया गया था कि हरुका याका की आत्मा के लिए आदर्श पात्र होगी। तभी अचानक सुनहरी बालों वाली महिला पीछे से आती है और एक टेसर से हरुका को अचेत कर देती है। इस बीच घोड़ू तस्वीर देखने के बाद जल्दी से किनोशिता की ओर बढ़ रहा होता है क्योंकि सुनहरे बालों वाले आदमी की उपस्थिति उसे संदिग्ध बना देती है। उनके रास्ते में याकुमो को हरुका का फोन आता है। जब वह फोन उठाता है तो दूसरी ओर से सुनहरी बालों वाली महिला बोलती है। वह उसे बताती है कि उसकी कीमती दोस्त आज रात मर जाएगी। वह स्थान बताती है और कहती है कि वह जल्दी आ जाए, शायद वह समय पर पहुंच सके। इसके बाद याकुमो गोडू से कहता है कि वे दिशा बदलें और बाड़ गेट की ओर जाएं। वे उस स्थान की ओर दौड़ते हैं और पाते हैं कि किनोशिता हरुका को नदी में फेंकने वाला है। हालांकि याकुमो और गोडू बेतहाशा इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किनोशिता एक पाइप से गोडू को मारता है जिससे हरुका बिना किसी दिशा के गिर जाती है। याकुमो उसे बचाने के लिए कूदता है और उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद जब हरुका अपनी आंखें खोलती है तो किनोशिता, जो अब बंदी बना लिया गया है, पहले गिरफ्तार होगा। वह उससे एक सवाल पूछना चाहता है, इसलिए वह घोड़ू से कहता है कि उन्हें सभी को क्लिनिक वापस ले जाएं, जहां पुराने डॉक्टर इनिशिया को आदेश दिया जाता है कि वह पोजेस्ड को जकार्ता ले जाएं। जब सभी एकत्रित होते हैं तो याकुमो शुरू करता है। वह पूछता है कि क्या किनोशिता को याका की आत्मा दिखाई गई थी। 2 लाल आंखों वाले पुरुषों की मदद से किनोशिता सहमत होता है। वह बताता है कि उसे बताया गया था कि अगर उसने अपनी बेटी की उम्र की किसी लड़की को मार दिया तो उसकी आत्मा मृत शरीर में समा जाएगी और याका पुनः जीवित हो जाएगी। फिर अगले सवाल पर उसने यह किया क्योंकि एंडो उसका जूनियर नहीं था, बल्कि एंडो को सुनहरे बालों वाले आदमी ने उसे अपनी बेटी जैसी लड़कियों को अपहरण करने के लिए पेश किया था। हालांकि जल्द ही एंडो ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ज्यादा पैसे की मांग की, वरना वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसलिए किनोशिता ने ड्रग्स का इस्तेमाल करके एंडो को मार डाला। उसके अनुसार एंडो जैसे कचरे को जो माता पिता के प्यार का इस्तेमाल करके बच्चों को उनकी गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करता है, मरना चाहिए। जब याक और कहता है कि किनोशिता के शिकारों के भी माता पिता थे, तो यह सुनकर किनोशिता ने
याकुमो से अभद्रता की यह पूछते हुए कि वह जानता क्या है एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसे मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि याकुमो फिर यह समझाता है कि भले ही वह इसके बारे में नहीं जानता, वो उस बच्चे के दुख को समझता है जो अपने माता पिता के कर्मों के परिणाम भुगतता है। इसके बाद वह हाल ही में मारे गए सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है। वो कहता है कि याका की आत्मा ने इन शरीरों में निश्चित रूप से प्रवेश किया था। इसके अनुसार याका इन पीड़ितों के अंतिम सांसों में उनके डर और दर्द को दूर करना चाहती थी और इसी कारण उसे अंतिम क्षणों में मरते हुए लड़कियों में आत्मा प्रवेश करनी पड़ी। इसलिए यह ऐसा था जैसे किनोशिता ने बार बार अपनी बेटी को मारा हो, जिससे उसकी आत्मा को बार बार मौत का सामना करना पड़ा। यह सुनकर किनोशिता टूट जाता है और अपनी गलती समझते हुए एंडो की आत्मा जकार्ता की ओर चली जाती है। हालांकि याकुमो के अनुसार एंडो छोड़ चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया कि केवल किसी को अपनाने से आत्मा को जीवन में वापस लाना संभव नहीं। अगले दिन हरुका याका की कब्र पर प्रार्थना करने जाती है। वहां गोडू अपने ऑफिस लौटता है। गाड़ी में वह आखिरकार यह समझ पाता है कि क्यों वह उसे ऐसी आंखों से देखती है, यह जानकर कि अगर वह समझती है कि घोड़ू एक मानसिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति है जो केस सुलझाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन असल में यह याकुमो है जिसके पास यह शक्ति है। इस बीच जब हरुका प्रार्थना कर रही होती है, याकुमो नदी के पार देखता है और पाता है कि सुनहरे बालों वाला आदमी वहां खड़ा है। यह खुलासा होता है कि यह आदमी याकुमो का जैविक पिता है, जिसे याकुमो स्वीकार नहीं करता। फिर भी हरुका अपनी प्रार्थना खत्म करके वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।